डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारी थर्ड ईयर का लेक्चर नंबर जो है वो 2 है और इसमें हम आज देखेंगे कि सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर पैच, ये और एक तीसरी चीज़ है सर्विस पैक। तो सॉफ्टवेयर अपडेट और सॉफ्टवेयर पैच को पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे अपडेट का मतलब क्या है। अपडेट का मतलब ये होता है कि एक तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल आपने कर लिया, इंस्टॉलेशन के बाद जैसे जैसे वो सॉफ्टवेयर जो आपने अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे व्हाट्सएप है, जैसे आपने मोबाइल की बात करें तो व्हाट्सएप है, या कंप्यूटर की बात करें तो गूगल क्रोम हो गया, या इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, या एक्सेल हो गया, या इसके अलावा VLC प्लेयर या मतलब गोम प्लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे गोम प्लेयर देख लेते हैं। ये भी एक सॉफ्टवेयर है चलाने के लिए। तो इसमें देखें यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा, चेक फॉर अपडेट्स। ठीक है, ये अपडेट क्या होता है? यानी अपडेट का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है वो ऑर्गेनाइजेशन वक्त के साथ साथ इस सॉफ्टवेयर में क्या करती है, चेंजेस या मतलब तब्दीली लाती रहती है। इसके अंदर मज़ीद एडिशंस वगैरह होती रहती हैं। तब होता ये है कि वो सॉफ्टवेयर जो जिसमें जो चेंजेस आ गई हैं, सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव कर दिया है, तो अब आपको क्या मिले, उसकी जो इम्प्रूव्ड फॉर्म है ना वो आपको मिल जाए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अपडेट। तो अपडेट में ये होता है कि जो हिस्सा सॉफ्टवेयर का जो हिस्सा इम्प्रूव हुआ है सिर्फ वो आपके पास डाउनलोड हो जाता है और आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो उसके साथ कंबाइन हो जाता है, मर्ज हो जाता है। और मर्ज इस तरह होता है कि वो जो हिस्सा इम्प्रूव हुआ है और जो हिस्सा आपके पास मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर का पहले से इंस्टॉल है, मिसाल जैसे कलर चेंज हुआ या इंटरफेस चेंज हुआ, तो जो हिस्सा आपके पास इंस्टॉल है और उसके अंदर वो कोड जो उसकी जो इंटरफेस को इम्प्रूव करने, वो कोड जिसका इंटरफेस का है वो हिस्सा रिप्लेस हो जाएगा किससे, अपडेटेड कोड से। और अब आपके पास जो अपडेट आएंगे उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होकर उसका इंटरफेस वगैरह चेंज हो जाएगा और नए के मुताबिक आ जाएगा, या और कोई मज़ीद ऑप्शन है तो वो ऐसा इस तरह हो जाएगा। तो अपडेट का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आई और वो कोड आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम के अंदर मर्ज हो जाए और उस जो आपके पास इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है वो भी क्या हो जाए, अब इम्प्रूव हो जाए। तो ये क्या कहलाता है, अपडेट कहलाता है। उसके बाद जी अपडेट, और उसके बाद जी पैच। पैच भी और सॉफ्टवेयर अपडेट भी तकरीबन एक ही चीज़ है। ठीक है, इन दोनों को आप और कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर पैच या सॉफ्टवेयर अपडेट दोनों मिलते जुलते हैं और दोनों का मकसद ये होता है कि आपके कंप्यूटर में कोई एक सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन वक्त के साथ साथ सॉफ्टवेयर में जो है वो इम्प्रूवमेंट आती रहती हैं। तो वो इम्प्रूवमेंट जब आएंगी तो आप जो यूज़र्स हैं ना वो उनको फ़ायदा होना चाहिए इसका। तो वो आपके पास हर सॉफ्टवेयर की अपडेट आने की वजह से, और इसके लिए इंटरनेट का कनेक्ट होना ज़रूरी है। जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है तो वो सारे सॉफ्टवेयर जिनके अपडेट या सॉफ्टवेयर पैच आ चुके होते हैं, जैसे एंटीवायरस है इसका अपडेट आती है, इस तरह मतलब जो भी मैंने बताया वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या गूगल क्रोम वगैरह या गोम प्लेयर, इन सब की जो अपडेट आती हैं वो इंटरनेट कनेक्ट होता है। वो सॉफ्टवेयर अपनी वेबसाइट से बार बार चेक करता रहता है और अगर कोई अपडेट आई भी हो तो वो उसको डाउनलोड करके अपने इंस्टॉल्ड हिस्से में मर्ज कर देता है। उससे क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर वो सॉफ्टवेयर अपनी अपडेटेड शक्ल में आ जाता है। उसके बाद आते हैं जी सर्विस पैक के ऊपर, कि सर्विस पैक क्या चीज़ है। सर्विस पैक आम तौर पर ये टर्म जो है ये सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, सर्विस पैक का ताल्लुक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से नहीं है, बल्कि सर्विस पैक का ताल्लुक किससे है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर से। जो बाकी अपडेट वगैरह होते हैं ये आ जाते हैं, लेकिन ये जो टर्म है अपडेट वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम के भी आते हैं, छोटे छोटे अपडेट। लेकिन जो सर्विस पैक होती है ये आम तौर पर एक अपडेट ही होता है, लेकिन ये अपडेट एक समझ लें एक बड़े पैमाने पे, एक लार्जर
कॉन्टेक्स्ट में अपडेट है कि पूरा जो सॉफ्टवेयर आपका, जैसे विंडोज़ XP है सर्विस पैक 1, तो विंडोज़ XP सर्विस पैक 2 जो है वो उसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस हैं, एक दो अपडेट नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा अपडेट है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। तो उसको आप क्या कहेंगे, सर्विस पैक। अब सर्विस पैक का ये होता है कि आपके कंप्यूटर में कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, जैसे विंडोज़ XP सर्विस पैक 1 इंस्टॉल है, तो क्या होगा कि वो रेगुलरली अपडेट होता रहे। तो एक वक्त आएगा कि वो सर्विस पैक 1 से इतना ज़्यादा अपडेट हो चुका होगा कि वो सर्विस पैक 2 बन जाएगा, क्योंकि सर्विस पैक 2 के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो आपके सर्विस पैक 1 में अपडेट हो कि वो वहाँ तक पहुँच जाता है। तो लेकिन ये एक दो अपडेट के बाद नहीं होता, बल्कि काफ़ी सारे अपडेट के बाद होता है। तो सर्विस पैक 1 एक तरह का अपडेट ही है, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो काफ़ी सारे अपडेट्स होते हैं, काफ़ी सारी चेंजेस होती हैं, इसलिए हम इसे सर्विस पैक कहते हैं। और ये आमतौर पर किससे रिलेटेड होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होता है, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि किसी ने अगर अपने पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया XP1 और उसके अंदर कोई इश्यूज़ आए हैं, कोई प्रॉब्लम आए हैं, फीडबैक उनको मिलता रहता है माइक्रोसॉफ्ट को या किसी और विंडो बनाने वाली कंपनी को, तो वो क्या करते हैं, उस फीडबैक की बेस पे क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करते रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं। और अपडेट तो उनको मिलते हैं जिनके पास सर्विस पैक 1 है। अगर कोई नया परचेज करना चाहता है, नए कंप्यूटर जिस तरह बन के आते हैं, तो वो एक पूरा सर्विस, काफ़ी सारी जब चेंजेस हो जाती हैं तो वो क्या करते हैं कि उन चेंजेस को सर्विस पैक 1 में रखने के बजाय एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं कि सर्विस पैक 2, कि इसके अंदर जो सर्विस पैक 1 वाले जितने भी इश्यूज हैं वो सारे हमने सॉल्व कर दिए हैं, और उसको वो कह देते हैं सर्विस पैक 2। फिर इस तरह अगर सर्विस पैक 2 में इश्यूज आते हैं, वो वक्त के साथ उनको ठीक करते रहते हैं, और एक वक्त बाद जब सारे प्रॉब्लम्स और काफ़ी सारी अपडेट्स हो चुकी होती हैं, उसको सर्विस पैक 3 का नाम दे देते हैं। और जो नए कंप्यूटर्स बन रहे होते हैं उनके अंदर वो इंस्टॉल हो जाते हैं, और जो जिनके पास पहले से सर्विस पैक 2 है वो क्या करेंगे, अपडेट करते रहेंगे। अच्छा, इसके बाद आते हैं जी, अब हम एक नई चीज़ पे जिसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। इसकी जो सबसे मशहूर एग्जांपल है, पहले वो भी हम ओपन कर लेते हैं। वर्ड यहाँ पे बुक में यही दी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हम यहाँ पे कोई एक मैन्युस्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ जी कि जो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे इसकी हमारे पास लेक्चर्स में भी डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ पे अगर हम चले जाएं 3rd ईयर बुक्स में चले जाते हैं, तो बुक्स में चले जाएं, यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर भी दिए हुए होंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं इन प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर को कि प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर जो है वो क्या चीज़ है। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, यहाँ डेफिनेशन दी हुई है कि ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो जिसको बनाया जाता है किस लिए, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए, वर्कशीट्स के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए, ग्राफिक्स के लिए, ठीक है। उससे प्रोडक्टिविटी यानी कोई प्रोडक्टिव काम उससे हो रहा है, कोई ऐसा काम जो फ़ायदेमंद है। तो इसमें एक तो ये डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, जिस तरह आपने ये देखा कि कोई पेपर है, कोई बुक बनी हुई है, जिस तरह आपकी सारी बुक्स वगैरह हैं, ये सारी किस में बनी होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनी होती हैं। देखें ये सारी बुक्स वगैरह जो हैं, इस तरह आप पिक्चर्स वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं। एंड पे रेफरेंस भी ऐड हो जाते हैं सारे कि कौन सा ऐसा किधर से आया है, ठीक है। इस तरह रेफरेंस भी ऐड हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये एक किस्म का डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इसमें देखें होम का बटन है, बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं टेक्स्ट वगैरह के लिए। फिर इस तरह इंसर्ट है, इसके अंदर आप टेबल वगैरह बना सकते हैं, चार्ट ऐड कर सकते हैं, हेडर फोटो डाल सकते हैं। ये हेडर फोटो होता है, ये हेडर होता है शुरू में और आखिर में, जो इस पेज के एंड पे आ रहा होता है, जिस पे पेज नंबर लिखा होता है वो फोटो कहलाता है। यहाँ पे ये फोटो है, यहाँ पे भी फिलहाल इंसर्ट नहीं है लेकिन डाला जा सकता है। फिर ड्रा आप अपनी मर्जी की शेप भी बना सकते हैं, डिज़ाइन वगैरह में आप कोई टाइटल वगैरह रख सकते हैं। फिर लेआउट है पेज की, आप उसे पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, यानी एक लंबा साइज़ का पेज या लैंडस्केप जिसमें आप उसको दूसरे रुख पे इस तरह रखना चाहते हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट लैंडस्केप, इसकी कॉलम 1 या 2 करने हैं, इस तरह बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए हैं। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। इस तरह और भी हैं, और भी कौन सी हैं, मसलन यहाँ पे हम ये एक ओपन कर लेते हैं। ये भी एक हमारे पास क्या है जी, देखिए ये भी हमारे पास एक एक्सेल है। अब एक्सेल क्या है जी, ये आमतौर पर किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये
न्यूमेरिक कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे मैंने रोल नंबर्स वगैरह उनके अटेंडेंस लगाई हुई है, लेकिन अब मैं परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, ये देखिए फार्मूला लगा हुआ है। तो फार्मूला लगाने से क्या हुआ है कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उसने क्या किया है कि ये मैंने एक दफ़ा फार्मूला एंटर किया है और उसने मुझे कैलकुलेशन करके दे दी है। और अब इस फार्मूले को मैं ड्रैग करके नीचे तक ले जाऊँ तो सब जगह पे कैलकुलेशन हो जाएगी। तो डेटा एंटर करने के बाद अगर उस पर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है या फिर आपने कोई ग्राफ वगैरह देखना है तो वो भी सारा आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। तो ये जब जो है ना आमतौर पर अकाउंट्स वाले यूज़ करते हैं, फाइनेंस वाले यूज़ करते हैं, बैंक्स वाले यूज़ करते हैं, कॉलेज के अंदर भी ये मार्क्स वगैरह, अटेंडेंस, मार्क्स एंट्री वगैरह इनके लिए इस्तेमाल होती है जब आपने। तो ये भी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। इस तरह यहाँ पे पावर पॉइंट, ठीक है, पावर पॉइंट में देखें कोई प्रेजेंटेशंस वगैरह आपने बनानी है तो इसमें आप बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसी चीज़ जो दिखाना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं जल्दी में कि यार यहाँ पे ये इस तरह देख लें, और आगे मज़ीद कोई आप उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन लोगों के सामने करना चाहते हैं तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप कहते हैं जी ये भी एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये किस लिए? प्रेजेंटेशन। या आप किसी को कोई नई चीज़ मार्केट में आई है समझाना चाहते हैं, बैंक्स के अंदर ऐसे होता है, फिर इस तरह इदारों के अंदर भी कोई चीज़ किसी को समझानी होती है तो प्रेजेंटेशन दी जाती है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि एक बंदा खड़ा होता है, वो सबके सामने मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, उसके पीछे इस तरह स्लाइड चल रही होती है जैसे आपने अभी देखी है। इसमें हम देखते हैं कोई पावर पॉइंट में मिल जाए हमें तो .static.ppt, यहाँ पे हम देखते हैं अगर हमें मिल जाए तो देखें हम इसमें बहुत अच्छी किस्म की एक प्रेजेंटेशन दी हुई है। अब किसी ने किसी को कोई टॉपिक समझाना है तो वो क्या करे, इस तरह स्लाइड्स बना ले। यहाँ पे बोलना खुद होता है, सब कुछ यहाँ नहीं लिखना होता कि जिस तरह आप एक ख़बरनामा पढ़ते हैं ना तो उसमें खुद बोल रहे होते हैं, पीछे एक ख़बर चलती है, एक सिंपल सी खबर आती है, वो नीचे लिखी हुई आ रही होती है, आप उसके ऊपर पूरी तफसील बता रहे होते हैं। तो तफसील आपने खुद लिखनी होती है, यहाँ पे आप हिंट लिखते हैं अपने 1-2, ठीक है, इस तरह के आप ऐसे हिंट लिखते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी प्रेजेंटेशन है। इसमें आप डिटेल्स कम रखते हैं, खुद ज़्यादा बोलते हैं, लोगों को चीज़ें समझानी होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये प्रेजेंटेशन है। तो ये भी क्या है, एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। अब ये चीज़ें आपने सारी मतलब खुद देखनी है। फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये आप खुद पढ़ सकते हैं, आसान है, ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये टॉपिक आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के खुद पढ़ने हैं। इसमें वर्ड रैप, ये आसान सा, ये डेफिनेशन खुद देख लेना कैसे है। फॉर्मेटिंग ये भी आपने खुद देखनी है। फिर प्रिंटिंग, ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। पेज नंबर 67 बुक के भी इस तरह आगे बहुत सारे हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस। इसमें जो मुश्किल सा है वो थीजारस है, वो मैं आपको समझाता हूँ, बाकी आसान है। फाइंड एंड रिप्लेस, स्पेलिंग एंड ग्रामर, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट एक चीज़ होती है। ऑटो करेक्ट का मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई टाइपिंग कर रहा हूँ ना, जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लोर आगे चलता हूँ तो वो खुद ब खुद क्या है, इस तरह मुझे रेड लाइन कर देता है ये बताने के लिए कि ये लाइन आपने गलत लिखी है, तो मैं इसको ठीक करूँगा, सही हो जाएगा। ये ऑटो करेक्ट होता है। कई दफ़ा मैं इस तरह करता हूँ कि डी लिखता हूँ ना, तो कई दफ़ा वो खुद, अभी असल में आगे डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं ना, अगर मैंने कुछ लिखा हुआ ना होता तो ऑटो करेक्ट भी कर देता है। स्पेलिंग कई दफ़ा खुद करेक्ट कर देता है, अगर करेक्ट ना हो तो रेड लाइन इस तरह लिखा देता है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मिस्टेक है। फिर थीजारस का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ के ऊपर यूँ क्लिक करें, क्लिक करने के बाद देखें सिनोनिम लिखे आ रहे हैं कि इस एनालिसिस से मिलते जुलते वर्ड्स इंग्लिश में और कौन कौन से हैं। एनालिसिस का मतलब एक एग्जामिनेशन होता है, स्टडी, इन्वेस्टिगेशन, स्क्रूटनी, ये सारे वर्ड उसके सिनोनिम हैं। तो थीजारस का मतलब ये होता है, ये THEZARUS ये लफ्ज़ है, और थीजारस का मतलब SAUS ये लफ्ज़ है, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है सिनोनिम,
अगर आप वर्ड के अंदर कोई टाइपिंग कर रहे हैं और सिनोनिम जो है ना वो भी लिख सकते हैं। फिर इसमें एक ऑप्शन आता है ऑटो टेक्स्ट का, कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये आपको यानी ऐड टू डिक्शनरी करने की सहूलत देता है। मिसाल तौर पर एक वर्ड है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैन, एक वर्ड है। अब ये इंग्लिश का वर्ड तो नहीं है, लेकिन कई दफ़ा वो उसमें एरर देता है। मिसाल ये एरर दिया हुआ, तो ये वर्ड मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मौजूद हो, लिखा हो तो गलत है ना, लेकिन हो सकता है हमारा नाम है अहमद, उस्मान, अली, ठीक है, उमर, इस तरह और बहुत सारे नाम। तो अगर मैं कोई नाम अपने पास सेव कर रखना चाहता हूँ तो इंग्लिश की डिक्शनरी में तो वो नाम मौजूद नहीं है, ठीक है। अब ये एक वर्ड मौजूद है, मिसाल के तौर पर ये एक वर्ड मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करके उसे करूँगा ऐड टू डिक्शनरी, तो ये डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या है, मैं इस वर्ड को यूज़ कर सकता हूँ, वर्ड क्या करेगा, उस पर एरर नहीं देगा, ठीक है। फिर इसके अंदर टेम्पलेट्स होती हैं। टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि आपके पास बने बनाए, यहाँ देखें टेम्पलेट दी हुई होंगी, यहाँ पे देखें बहुत सारी ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, इन्फो, और कोई डॉक्यूमेंट में अगर ओपन करूँ ना इसे बंद करके, तो यहाँ पे क्या होगा जी, वर्ड, तो मुझे बहुत सारी वो टेम्पलेट दिखाएगा। तो ये देखें पहले ही बहुत सारी टेम्पलेट बनी हुई है। आप कुछ बनाना चाहते हैं तो उसका एक स्टाइल पहले से दिया हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई एक स्टाइल, जैसे ये स्टाइल मैं क्लिक करके एक्सेस करता हूँ, तो क्या होगा कि उसने पहले ही अपनी तरफ से एक टेम्पलेट मुझे दिया। आपने अपनी CV बनानी है, इसके अंदर डेटा ऐड करें बस, ठीक है। इस तरह मेल मर्ज, मेल मर्ज वैसे भी आप याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर पढ़ भी लें तो यहाँ से मेल मर्ज का मतलब ये है कि मेल मर्ज में ऑप्शन ये होता है कि आप वर्ड यूज़ करते हुए अगर किसी आपको ईमेल करना चाहें, तो यही डॉक्यूमेंट जो आपने यहाँ पे अभी टाइप किया है, ये डॉक्यूमेंट आपको अपना ईमेल खोले बगैर, अपना जीमेल अकाउंट खोले बगैर आप किसी को ईमेल कर सकते हैं, उसे मेल मर्ज कहते हैं। वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वो आपको फिलहाल बताने की जरूरत नहीं, उसका मतलब समझ आ जाए आपको। फिर वॉइस रिकॉग्निशन, यहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन भी होती है डिक्टेट के नाम से, तो डिक्टेट अगर आप करना चाहें तो वॉइस रिकॉग्निशन, इससे भी स्पीच से आप बात कर सकते हैं और वो आपकी इंग्लिश समझ के तो जो काम उसे समझ आएंगे वो कर देगा, ठीक है। पर प्रिंटिंग, एप्लीकेशन, प्रिपेयरिंग नोटिसेज, फैक्सेस, मेमोरेंडम, लीगल प्रीडिंग, ये सारे जो है ना यहाँ पे रेज्यूमे रिपोर्ट, ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं जो आप यहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हुए तैयार कर सकते हैं। कैलेंडर, रिज्यूमे, रिपोर्ट वगैरह, ये सब आप वर्ड इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इस तरह स्प्रेडशीट है, तो स्प्रेडशीट मैंने अभी बता चुका हूँ कि स्प्रेडशीट वो डॉक्यूमेंट है जो आप तौर पर किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेशन के लिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपके सामने ओपन किया और यहाँ पे फार्मूले लगाए, तो ये सारी कैलकुलेशन है। फिर इसके अंदर चार्ट बनाए जा सकते हैं, फिर फिल्टर वगैरह हो सकता है, फिल्टर यहाँ पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे डेटा है, डेटा के अंदर आप ये फ़िल्टर लगा सकते हैं। फ़िल्टर का मतलब ये है कि आप किसी कंडीशन की बेस पे फ़िल्टर करना चाहें। मिसाल तौर पर मैं करना चाहूँ जी सॉर्ट करना चाहता हूँ, ये भी फ़िल्टर है, और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जी ये कॉलम, और इसे मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ। ये सही तरह फ़िल्टर नहीं हो रहा, सॉर्ट कर लेते हैं, चलें इसे मैं कहता हूँ ये सॉर्ट करते हैं, ये भी किस्म का फ़िल्टर है। सॉर्ट का मतलब ये है कि आप किस बेस पे सॉर्ट करना चाहते हैं। मैं करना चाहता हूँ जी कॉलम नंबर J की बेस पे, कॉलम नंबर J की बेस पे सेल वैल्यूज़ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी 1 2 3 या 10 9 7 इस तरह करना चाहते हैं। लार्जेस्ट पहले आएँ या स्मॉलेस्ट पहले आएँ, तो आपकी अपनी मर्ज़ी, जिस तरह मर्ज़ी करना चाहें। तो देखें अब उस हिसाब से ये चेंज हो गया है। मैंने स्मॉलेस्ट से की है तो उस हिसाब से देखें ये चेंज हो गया है। ये नज़र आ रहा है कि आप स्मॉलेस्ट पहले आ रहे हैं, लार्जेस्ट बाद में चले गए हैं, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर ये सारी कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, फ़िल्टरिंग कर सकते हैं, और एडिटिंग वगैरह, ये सारे काम इसके अंदर बड़े आराम से हो जाते हैं। अकाउंट्स वगैरह रिकॉर्ड अपना रखना है, कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करनी है, फार्मूले लगाना है, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे फार्मूले दिए हुए हैं, फार्मूला का बटन दिया हुआ है। ये सारे फार्मूले हैं, सम के रिसेंटली यूज़ भी आ जाते हैं, फाइनेंशियल, इनके बहुत सारे, लॉजिकल के, हर डिपार्टमेंट, हर इदारा अपना अपना हिसाब से जो है वो फार्मूले लगा के यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। बड़े आसानी से यहाँ पे काम हो जाते हैं स्प्रेडशीट के अंदर।
फिर इसके अंदर आते हैं जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आप अगर कोई चीज़ देखना चाहें तो आप यहाँ पे होम पे जाएं और इंसर्ट, यहाँ पे आपके पास रिकमेंडेड चार्ट भी आ जाएंगे। तो आप अगर देखना चाहें किसी डेटा को, जैसे मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, इस कॉलम को देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट में जाऊँ तो मुझे नज़र आएगा कि एक का क्या हिसाब किताब चल रहा है। फिर मैं चार्ट चेंज करना चाहूँ, रिकमेंडेड चार्ट्स बहुत सारे यहाँ पे आ गए। देखें ये इस तरह का चार्ट मुझे दिखा रहा है कि नंबरों की तरतीब किस तरह की, किस तरह ज़्यादा सर्कुलेशन है। 100 में से 100 की तरफ जाने वाले बहुत कम हैं, नीचे जो हैं वो बिखरे में हैं, काफ़ी बीच में दरमियान में भी हैं। और इस तरह इसको देखना चाहें तो ये लकीर बता रही है कि लाइन किस तरह जा रही है। ऑल चार्ट्स देखना चाहें, यहाँ पे लाइन चार्ट्स देखना चाहें, हर स्टूडेंट का पता चलेगा किसका कैसे है, किसने कितने नंबर लिए हैं। पाई चार्ट देखना चाहें, पाई चार्ट इतना अच्छा नहीं है, ये इस तरह भी देख सकते हैं। ये बहुत सारे तरीके हैं डेटा को व्यू करने के, डेटा को देखने के, कि आपका डेटा किस तरह का है। ग्राफ से आपको ये पता चलता है कि आपका डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस जो मैंने आपके सामने फाइल ओपन की हुई है, ये मुझे ये बताएगी कि नंबरों की तकसीम किस तरह है, कि स्टूडेंट्स ने कितने कितने ओवरऑल नंबर लिए हैं। अगर ग्राफ ज़्यादा ऊपर जा रहा है उसका मतलब है नंबर ज़्यादा हैं, और अगर वो नीचे नीचे रह रहा है, कम ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब है बहुत कम स्टूडेंट ज़्यादा नंबर लिए। ठीक है, इस तरह फंक्शंस भी आप बना सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं जी पावर पॉइंट के ऊपर। पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करके दे रहा होता है, ये आप देख लें, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और प्रेजेंटेशन बनाने के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप हिंट्स या टॉपिक की जो हेडिंग है वो लिख लें, आगे आप खुद उनको एक्सप्लेन करते रहें। ठीक है, ये भी सेमिनार वगैरह का मतलब है, कोई लोग आते हैं, कहीं कोई ट्रेनिंग कर चलती है, आप कुछ लोगों को समझाना चाहते हैं, कॉलेज के टीचर की कोई ट्रेनिंग चल रही है, स्कूल टीचर की कोई ट्रेनिंग चल रही है, बैंक के लोगों की कोई ट्रेनिंग चल रही है, कोई नया सॉफ्टवेयर आया आपने उनको समझाना है, तो आप क्या करें, इस तरह प्रेजेंटेशन बना के ले आएँ, उसकी फिगर्स हों, उसके अंदर हेडिंग हो और साथ साथ आप समझाते भी रहें, वो चीज़ें भी चल सकती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये सारा कुछ हो सकता है। फिर इसके अंदर एनिमेशन भी आती है कि यहाँ पे आप किसी चीज़ पे स्लाइड शो लगाएं। तो मिसाल तौर पर यहाँ पे मैं स्लाइड शो लगाता हूँ, तो इसमें अब मैं एनिमेशन लगाता हूँ, बल्कि एनिमेशन एनिमेटेड यहाँ पे स्लाइड शो लगा देते हैं। नहीं एनिमेशन ठीक है, एनिमेशन लगाते हैं इसमें। ये यहाँ पे एनिमेशन लगाने नहीं दे रहा, कोई और फाइल देखते हैं, किसी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई शायद इस पर। तो हम ये लगा लेते हैं कि इस पर एनिमेशन इस पर लगी हुई है पहले से। तो ये अगर देखें, मैं इसको स्लाइड शो करके दिखाता हूँ, देखें तो ये डायरेक्ट नहीं आई, ऐसे क्लिक करने पे एक एक करके आ रही है। अगर मैं एनिमेशन लगाऊं तो ऐसे एक एक करके आएगी, फ़ौरन नहीं आएगी, एक एक पॉइंट करके आएगा। इसको एनिमेशन कहते हैं। देखिए यहाँ निशान भी बना हुआ 1 2 3 का, ये चीज़ भी यहाँ लगाई जा सकती है। ठीक है, तो इसकी जो टॉपिक की आपने क्या नाम है, इंफॉर्मेशन कियोस्क। इंफॉर्मेशन कियोस्क क्या होती है? इंफॉर्मेशन कियोस्क का मतलब ये है कि ये एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ें मतलब बड़े आसानी से दिखा सकते हैं। पिक्चर्स, गैलरीज यहाँ पे ऐड कर दें। जैसे किसी को आपने कोई चीज़ समझानी है तो इस तरह आप देखें ना, इन्फॉर्मेशन कियोस्क में आप उसको देखें, ये स्ट्रक्चर आप इस तरह समझा दें, ऐसे उसकी फिगर्स बना दें। अगर किसी जगह पे आपने कोई म्यूज़ियम है उसके बारे में बताना है कि म्यूज़ियम की स्ट्रक्चर किस तरह है, आप कैसे इसमें दाखिल होंगे, किस हिस्से में क्या है, तो बड़ी आसानी से इस तरह फिगर बना के तो बता सकते हैं कि स्टार्ट में एंट्री है, एग्जिट इस तरह है, यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पे वो डिस्प्ले हो रहा है, उनको गाइड कर लें। म्यूज़ियम वगैरह में जाना है, कोई एग्जीबिशन है तो आप उसे बता सकते हैं कि एग्जीबिशन में फ़लाँ सेक्शन में ये चीज़ मिलेगी, फ़लाँ सेक्शन, उसकी भी आपने अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो इस तरह बड़ी आसानी से आप यहाँ पे बना सकते हैं। देखें इस तरह की फिगर्स बना के आप बड़ी आसानी के साथ किसी को कोई टॉपिक समझाना चाहें तो इस तरह फिगर्स में स्ट्रक्चर बना के, डायग्राम्स बना के समझा सकते हैं। इस तरह इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन कियोस्क। इंफॉर्मेशन कियोस्क का मतलब है कि ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे तरीके से
किसी टॉपिक के बारे में, किसी इशू के बारे में, मॉरल इशू, किसी सोशल इशू, किसी सोशल टॉपिक या किसी प्लेस के बारे में किसी को गाइडलाइन देना चाहें, किसी टॉपिक के ऊपर समझाना चाहें तो बड़े अच्छी तरीके से आप फिगर्स से उसे बड़ी अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। तो इसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन कियोस्क। तो ये इन्फॉर्मेशन कियोस्क भी है। इसकी फीचर्स दी हुई हैं, वो सारी तकरीबन वही हैं। वो फीचर्स आपने प्रेजेंटेशन की आपने खुद पढ़नी है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा डेटाबेस सॉफ्टवेयर, उसके बारे में हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट टाइम। तो तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़, आपने अपना ख्याल रखना है। बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।